हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं हर्षा एंड इट्स टाइम, यानी कि हर्षवर्धन का टाइम पीरियड देखेंगे और देखेंगे कि उनके किंगडम में क्या क्या चीज़ें होती थी, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता था। लेकिन इस चैप्टर को, इस टॉपिक को करने से पहले हम एक बार स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन इन ईस्टर्न इंडिया देखेंगे, यानी कि भारत के पूर्वी रीजन में किस तरीके से सिविलाइजेशन जो है वो स्प्रेड होती है और वहाँ के डिफरेंट प्रांत हैं उनमें किस तरीके के किंगडम रहते हैं, उन सभी को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम जानते हैं 300 सीई से 550 सीई का टाइम पीरियड किसका रहता है? गुप्ता टाइम। यहाँ पे हम जानते हैं इकोनॉमी पीक पे होती है क्योंकि ट्रेड काफी फ्लरिश करता है। पहले से ही मर्केंटाइल इरा से ही ट्रेड फ्लरिश करता हुआ आ रहा है, ठीक है। गोल्ड कॉइन्स यहाँ पे इशू हो रहे हैं, इकोनॉमी काफी अच्छी जा रही है। लेकिन गुप्ता टाइम के एंड टाइम आते आते यहाँ पे क्या होता है, यहाँ डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। ब्राह्मणिज्म जो है यहाँ काफी ज्यादा बढ़ता है क्योंकि यहाँ लैंड ग्रांट्स दिए जा रहे हैं ब्राह्मण्स को काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। संस्कृत जो है, संस्कृत को ये लोग काफ़ी पैटर्नाइज करते हैं और इसके अलावा वैष्णविज्म को फॉलो करते हैं, यानी कि मेनली हिंदुइज्म यहाँ पे फॉलो किया जाता है इस टाइम पीरियड में। अच्छा, इसी टाइम पीरियड में अब क्या होता है, इसी टाइम पीरियड में हम यदि ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो तब से लेके 4th सेंचुरी तक के टाइम पीरियड में कोई भी रिटन एविडेंसेस ईस्टर्न इंडिया के बारे में, किसी भी सिविलाइजेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। बाद में जो चीज़ें पता चलती हैं उससे पता चलता है कि इस टाइम पीरियड में जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर सरप्लस हो रहा है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स शुरू हो गया है, ठीक है। उसके बाद एडवांस इकोनॉमी हो रही है और सोशल स्टेटस भी यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। तो इस तरीके के चेंजेस जो है क्या है, ईस्टर्न इंडिया की साइड आ रहे हैं। अब हम ईस्टर्न इंडिया में डिफरेंट रीजन्स देखेंगे, डिफरेंट प्रांत देखेंगे, उन प्रांतों में देखेंगे कौन कौन से किंगडम थे, किस किंगडम के होने के एविडेंसेस हमारे पास है। जो भी चीजें हम इन शॉर्ट हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा देखो ये एरिया है वर्तमान में उड़ीसा। उस समय उड़ीसा को कलिंग नाम से जाना जाता था, ठीक है। कलिंग नाम जाहिर सी बात है, जिसने मौर्य एम्पायर किया उसने अशोका के कलिंग अटैक के बारे में जाना होगा, ठीक है। तो कलिंग नाम से हम जानते हैं क्या है ये, वर्तमान का उड़ीसा जो है उसे उस समय कलिंग कहा जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखो कलिंग के बारे में जो एविडेंसेस मिल रहे हैं उसमें मिलता है कि जो नंद वंश में महापद्मनंद था उसने कलिंग को कंक्वायर किया था। उसके बाद मौर्याज में अशोक के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। अशोक के बारे में जो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं कलिंग को लेके वो है जौगढ़ इंस्क्रिप्शन और धौली इंस्क्रिप्शन। दोनों इंस्क्रिप्शन के द्वारा क्या पता चलता है अशोक ने किस तरीके से कलिंग पर अटैक किया था, ठीक है। उसके बाद हम 100 BC से और 100 BC के समथिंग टाइम पीरियड में हम चेदी वंश यहाँ पे एक देखते हैं। चेदी वंश में कौन था, है महामेघवाहन क्या कर रहा है, ये कलिंग को इंडिपेंडेंट कर देता है, ठीक है। यहाँ पे एक और किंग के बारे में पढ़ेंगे इसी चेदी वंश में, खारवेल किंग। और इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्लासेस से हम लगातार खारवेल किंग के बारे में पढ़ रहे आ रहे हैं। खारवेल किंग जैनिज्म को फॉलो करता था। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि खारवेल किंग से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है और उसको हमने काफी टाइम पढ़ चुके हैं उस इंस्क्रिप्शन के बारे में। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि खारवेल किंग जो है उससे रिलेटेड कौन सा इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो खारवेल किंग है डांस और म्यूजिक है, यानी कि जो उड़ीसी डांस है उसको कहीं ना कहीं पैटर्नाइज करने का काम भी ये करता है, म्यूजिक को पैटर्नाइज करता है और ये जैनिज्म को फॉलो करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, जिस समय यहाँ पे ऊपर गुप्ता एम्पायर चल रहा है 350 से 550 CE तक का टाइम पीरियड है, उसी समय क्या हो रहा है, जब समुद्रगुप्त आता है गुप्ता एम्पायर में तो ये नॉर्थ उड़ीसा पर अटैक करता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब लगातार किसी प्रांत पर अटैक हो रहे हैं तो वहां के जहां से अटैक हो रहे हैं वहां से चीजें जो है क्या होंगी, वहां से क्या आइडियाज फ्लो करेंगे, ठीक है। आइडियाज फ्लो करेंगे वहां से। तो इसी तरीके से अब क्या हो रहा है, यहाँ 350 CE के समथिंग जो है स्टेट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ डिफरेंट अब एम्पायर्स के बारे में कुछ जानकारी मिलती है, डिफरेंट रीजन्स पे होते हैं, जैसे कि मठार वंश, ठीक है, मान वंश और कौन है, नाल वंश, ठीक है। इन सभी डायनेस्टीज जो है ये डिफरेंट रीजन्स पर होती हैं। अच्छा, इन शॉर्ट हम एक चीज और देख लेते हैं। देखो जैसे कि मान लो ये उड़ीसा है, तो उड़ीसा में जो महानदी वाला एरिया है वहां पे मान वंश था, ठीक है। उसके बाद जो कोस्टल एरिया है, इधर जो कोस्ट वाला एरिया है वहां पे कौन सा वंश था, वहां पे मठार वंश राज करता था, ठीक है। जो जंगल वाला एरिया है उसे महाकंतार एरिया बोलते हैं। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे नल वंश जो है वो क्या करता था, वो यहाँ पे शासन करता था, ठीक है। अब हम यहाँ एक चीज और देखें तो देखो ये जो नल वंश है इसकी कैपिटल क्या थी, इसकी कैपिटल थी आपकी असुरगढ़, ठीक है, असुरगढ़,
ठीक है। इन्होंने क्या किए थे, नल वंश ने गोल्ड कॉइन्स भी इशू किए थे, याद रखना है। लेकिन मान वंश की बात करें तो इन्होंने क्या किए थे, इन्होंने कॉपर के कॉइन्स जो है वो इशू किए थे, ठीक है। मठार वंश को क्या बोलते हैं, मठार वंश को पितृभक्त वंश भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, पितृभक्त वंश। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। तो ये सभी जो डायनेस्टीज हैं, ये इन सभी ने किस पे शासन किया है, अलग अलग रीजन्स पे कलिंग में शासन किया है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज और देखें कि 350 CE के समथिंग हम जान रहे हैं कि यहाँ पे स्टेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है। तो आखिर क्या डिफरेंस आता है पहले और अब में? देखो, पहले प्राकृत लैंग्वेज जहाँ यूज हो रही थी, अब क्या हो रही है, संस्कृत लैंग्वेज यहाँ पे यूज हो रही है। हम जानते हैं गुप्तास किसको फॉलो करते थे, गुप्तास वैष्णविज्म को फॉलो कर रहे हैं और संस्कृत को पैटर्नाइज कर रहे हैं। तो जब समुद्रगुप्त अटैक करेगा या लगातार वहां पे आइडियाज फ्लो हो रहे हैं, तो यहाँ पे संस्कृत जो है वो मेन लैंग्वेज बन के आती है, ठीक है। पहले क्या था, पहले एक साल को जो है 3 यूनिट्स में डिवाइड किया जाता था, 3-3 में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ एक साल को 12 मंथ्स में डिवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे जो वेदर है उसकी जानकारी मिल गई है। एग्रीकल्चर के लिए वेदर की जानकारी मिलने की वजह से काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जा रहा है कि वेदर कब कब कैसा कैसा होता है, उसके बेसिस पे एग्रीकल्चर भी यहाँ पे काफी ज्यादा फ्लरिश करेगा। तो इस चीज को हमें क्या रखना है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बंगाल। अभी तक हमने किसको देखा था, उड़ीसा या कलिंग को देखा था। अब हम बंगाल में देख रहे हैं, बंगाल में क्या हो रहा है। तो बंगाल में देखो क्या हो रहा है, जैसे कि हम जानते हैं गुप्ताज हैं, गुप्ताज के बाद जब डिक्लाइन होना शुरू होता है तो फ्यूडल सिस्टम वहां पे उभर के आ रहा है, ठीक है। और फ्यूडल सिस्टम जब उभर के आ रहा है तो क्या हो रहा है, ये फ्यूडल या गवर्नर जो है वो रूल करते हैं बाद के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो लगभग 600 CE के समथिंग एक जो वंश यहाँ दिख रहा है वो है गौड़ वंश, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यहाँ का इंपॉर्टेंट राजा कौन है, शशांक। शशांक को भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि शशांक जो है बुद्धिज्म का अपोज करता था। और शशांक ने क्या किया था, इसने जो बोधि वृक्ष था जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसने उस बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। और शशांक का एक वॉर भी होता है हर्षवर्धन के साथ। इसी क्लास में हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि किससे रिलेटेड थे, पुष्यभूति वंश से या वर्धन वंश से रिलेटेड थे, ठीक है। अब हम असम में देखें तो असम में देखो एक वंश का नाम है जिसका नाम है कामरूप वंश, ठीक है। और ये याद रखना है कि इस वंश से समुद्रगुप्त ने यहाँ से टैक्स कलेक्ट किया था, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो अब तक हमने क्या देखा, हमने एक 3 स्टेट्स के बारे में देखा, 3 प्रांतों के बारे में देखा, जिसमें हमने किसको देखा सबसे पहले, जिसमें सबसे पहले हमने यहाँ देखा उड़ीसा को। उड़ीसा के बारे में देखा कि उड़ीसा पर किस किस ने अटैक कब कब किया है और उड़ीसा पर कौन कौन से डायनेस्टीज थी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा बंगाल में क्या सीन चल रहा है और असम में क्या चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा। अब हम यहाँ पे हर्षा एंड हिज टाइम देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम हर्षा वाले चैप्टर को, ठीक है। सो देखो अब क्या है, जैसे ही गुप्तास डिक्लाइन करते हैं तो बहुत सारे डायनेस्टीज जो है निकल के आती हैं। और ये डायनेस्टीज कौन बनाता है, जो गुप्तास के फ्यूडल्स थे, गुप्तास के सामंत थे, वही जो है डिफरेंट टाइप की डायनेस्टीज को बनाते हैं और अलग अलग रूल करते हैं। जैसे कि पहली निकल के आती है पुष्यभूतिज। पुष्यभूतिज ये जो थानेश्वर वाला एरिया था, इस एरिया में, थानेश्वर कहाँ है, हरियाणा में, ठीक है। तो थानेश्वर वाले एरिया में पुष्यभूति वंश निकल के आता है। मौखरीज जो होते हैं वो कहाँ आते हैं, मौखरीज आते हैं आपके कन्नौज वाले एरिया में, ठीक है। मैत्रिकास कहाँ आते हैं, मैत्रिकास आपके वल्लभी वाले एरियाज में आते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट जो है कौन थे, डिफरेंट डायनेस्टीज जो है निकल के आ रही हैं। तो देखो ये क्या है, यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं। ये है थानेश्वर, ठीक है। इस एरिया में क्या है, इस एरिया में यहाँ पे आपका हर्षा एम्पायर, यहाँ से पुष्यभूति वंश आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद वल्लभी में कौन है, यहाँ पे वल्लभी में ध्रुवसेन II है, सबके बारे में ध्यान रखना है हमें नाम। मालवा में कौन है, मालवा में देवगुप्त II है। गौड़ यहाँ पे है इस एरिया में, कलिंग में गौड़ इस एरिया में है, यहाँ पे है शशांक, ठीक है। कन्नौज में है ग्रहवर्मन, ठीक है। अब यहाँ देखो ये है हर्षा का एम्पायर, यहाँ पे है गौड़ वंश, ये है मैत्रिकास, चालुक्य, पल्लव और कौन है, पांड्यास, चेरास, ठीक है। इस तरीके से क्या करना है, इस तरीके से हमें ध्यान रखना है इसको, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो जब गुप्ता एम्पायर क्या डिक्लाइन हो रहा है तो उनके जो फ्यूडल्स हैं वो काफ़ी फ्रेगमेंटेड हो जाता है ये एम्पायर, और बहुत सारे इसी में से जो है ब्रांचेस निकलती हैं, बहुत सारे वंश बनते हैं, ठीक है। डेक्कन में कौन है, डेक्कन में चालुक्यास और पल्लवास, कौन है, चालुक्यास और पल्लवास एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। वर्धन वंश क्यों, क्योंकि इस वंश के जितने भी राजा होंगे उनके नाम के पीछे वर्धन आएगा, तो ये ध्यान रखना है। इसका टाइम पीरियड क्या है, इसका टाइम पीरियड 500 से 647 AD का टाइम पीरियड है, ठीक है। थानेश्वर से स्टार्ट होता है ये वंश और इसके फाउंडर हैं
पुष्यभूति इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और इनके फाउंडर होने की वजह से इस वंश का नाम पुष्यभूति वंश रखा गया है। ये मिलिट्री जनरल थे गुप्तास के, ठीक है। इनकी कैपिटल क्या है? कैपिटल दो बनती है, पहली कैपिटल थानेश्वर होती है और दूसरी कन्नौज। कन्नौज कब बनती है? कन्नौज इनकी कैपिटल तब होती है जब कौन शिफ्ट करेगा इसको? यहाँ से हर्षवर्धन थानेश्वर से कन्नौज को कैपिटल शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी कैपिटल कौन सी है? वो थानेश्वर है। लेटर कौन सी बनती है? कन्नौज बनती है, ठीक है। उसके बाद देखो प्रभाकर वर्धन यहाँ के किंग होते हैं, ठीक है। ये हुन्स को हराते हैं और अपनी कैपिटल थानेश्वर शिफ्ट करते हैं। तो कैपिटल थानेश्वर ले जाने का काम किसने किया? प्रभाकर वर्धन ने। और दूसरी कैपिटल को कन्नौज कौन ले जा रहा है? तो हर्षवर्धन लेके जा रहे हैं, ठीक है। इनके जो है कौन थे? इनके 3 बच्चे थे। कौन थे 3 बच्चे? इनका बेटा था हर्षवर्धन, एक सेकेंड, और कौन थे? और था राज्यवर्धन। राज्यवर्धन इनका एक बेटा था और इनकी एक बेटी थी राज्यश्री। हर्षवर्धन इंपॉर्टेंट रूलर है यहाँ के, इन्हें ध्यान रखना है। लेकिन उससे पहले हम इन दोनों की स्टोरी यहाँ पे देखते हैं, एक ब्रीफ में स्टोरी यहाँ पे देखते हैं। तो राज्यश्री इनकी पुत्री होती है और ये क्या करते हैं? राज्यश्री का विवाह मौखरीज में कर देते हैं। एक तरीके से ये एक मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि देवगुप्त होता है। कौन है देवगुप्त? हमने क्या देखा था इधर, ये देखो, ये मालवा वाले रीजन में कौन है? देवगुप्त। थानेश्वर में कौन है? एक सेकेंड, थानेश्वर में कौन है? थानेश्वर में है आपकी राज्यश्री, ठीक है, ठीक है। राज्यश्री का विवाह कहाँ हो रहा है? राज्यश्री का विवाह हो रहा है आपका कन्नौज में गृहवर्मन से, ठीक है। मालवा में कौन है? मालवा में है देवगुप्त। यहाँ पे है ये गौड़ शासक शशांक, ठीक है। तो ये अटैक कर देता है मालवा और इन दोनों की मिली भगत हो जाती है। मालवा और गौड़ वंश की, दोनों की, देवगुप्त और किसकी? शशांक की, एक अलायंस बना लेते हैं और इसके थ्रू ये क्या करते हैं? ये गृहवर्मन को मार देते हैं, ठीक है। गृहवर्मन मार देते हैं। उसके बाद क्या होता है? राज्यवर्धन क्या करता है? राज्यवर्धन मार देता है देवगुप्त को, ठीक है। अपने जो जीजा था उसका बदला लेने के लिए देवगुप्त को मार देता है। लेकिन राज्यवर्धन को कौन मार देता है? जो गौड़ शासक था। कौन? शशांक, ठीक है, शशांक मार देता है। अब जो है हर्षवर्धन अब आते हैं। इसके बाद ये दोनों की स्टोरी आउट हो गई, अब हर्षवर्धन यहाँ पे आते हैं, ठीक है। हर्षवर्धन राजा बनते ही कौन सा टाइटल लेते हैं? तो शिलादित्य का टाइटल लेते हैं। ये याद रखना है, शिलादित्य का टाइटल लेते हैं, या परम भट्टार्क नरेश भी कहा जाता है। और हर्षवर्धन जो है शशांक को मार देते हैं, ठीक है। तो अंतिम रूप से शशांक को मारने का काम किसने किया है? तो हर्षवर्धन ने शशांक को मारने का काम किया है, ठीक है। यहाँ देखो 2022 में ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने, राज्यवर्धन ने, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसकी स्थापना पुष्यभूति ने करी है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका आंसर होगा। अब हम यहाँ पे हर्षवर्धन देखते हैं। हर्षवर्धन देखो इनका टाइम पीरियड 606 से 647 सीई तक का टाइम पीरियड रहता है हर्षवर्धन का। और ये क्या करते हैं? ये गुप्तास के जैसे एक लार्ज एम्पायर पर रूल करते हैं। ग्रेट रूलर भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है। तो ध्यान रखना है इन्हें क्या कहा जाता है? ग्रेट रूलर। और इन्हें लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर भी कहा जा रहा है, लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर। जबकि न तो ये कट्टर हिंदू थे और न ही ये सारे देश के शासक थे, लेकिन फिर भी याद रखना है इन्हें क्या बोला जा रहा है? लास्ट, अंतिम महान हिंदू राजा कहा जा रहा है, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज जिसके द्वारा हर्षवर्धन के बारे में पता चलता है, तो 2 ध्यान रखने हैं। हर्षचरित किसका है? बाणभट्ट का। और फिर है शियुकी, किसका है? ह्वेनसांग का। ह्वेनसांग किसके टाइम में आए थे? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के टाइम पे आए हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद हम कुछ एपिग्राफिकल सोर्सेज देखते हैं। एपिग्राफिकल सोर्सेज में देखो मधुबन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के थ्रू पता चलता है हर्षवर्धन के बारे में। उसके बाद सोनपा इंस्क्रिप्शन जिसपे कॉपर शील पे है, उसके द्वारा भी पता चलता है। फिर है बंसखेड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, इसके द्वारा भी पता चलता है। नालंदा इंस्क्रिप्शन और क्ले सील, उसके द्वारा, इन सभी इंस्क्रिप्शंस के द्वारा किसके बारे में पता चलता है? हर्षवर्धन के टाइम पीरियड के बारे में। हर्षवर्धन के टाइम पे पॉलिटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होता था, रिलीजन कैसा था, उन सभी चीज़ों के बारे में हमें क्या है? पता चलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब क्या होता है कि हर्षवर्धन जो है वो साउथ की साइड एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। किधर? साउथ की साइड, ठीक है। अब जब ये साउथ की साइड एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे तो चालुक्य वंशज, उसका एक राजा है पुलकेशिन II, जो कि हर्ष को साउथ की साइड आने से रोक देते हैं, ठीक है, रोक देते हैं और हर्ष को हरा देते हैं। और ये इन्हें उपाधि देते हैं किस चीज की? सकल उत्तर पथनाता, यानी कि लॉर्ड ऑफ नॉर्थ की उपाधि देते हैं। और इनके बीच में नर्मदा पर वॉर होता है, तो नर्मदा जो है हर्ष की सदर्न बाउंड्री बन जाती है, ठीक है। हर्ष की जो किंगडम है उसकी सदर्न बाउंड्री बन जाती है।
तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद ही क्या करते हैं, ये कैपिटल को शिफ्ट करके कन्नौज कर लेते हैं। अच्छा, कैपिटल शिफ्ट करने का रीजन क्या है कि कन्नौज जो है काफी ज्यादा फ्लरिश एरिया इस समय यहाँ पे हो रहा है, गंगा एरिया है, और यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर भी काफी अच्छा खासा हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पे कन्नौज को काफी ज्यादा प्रिविलेज दिया जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, वेनसांग जो है, वेनसांग आता है यहाँ पे और कन्नौज में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। उसके बाद है रीजन ऑफ शिफ्ट कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर। थानेश्वर से कन्नौज कैपिटल क्यों शिफ्ट हो रही है? तो थानेश्वर क्या है, नॉर्थ वेस्ट की साइड काफी ज्यादा पास है, जिसकी वजह से यहाँ पे लगातार अटैक होने का खतरा बना रहता है। लेकिन कन्नौज को देखें तो कन्नौज थोड़ा बीच में, सेंटर में है, और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, रिच एग्रीकल्चर रीजन है ये गंगा की वजह से, जिसकी वजह से कन्नौज को काफी ज्यादा प्रिविलेज दिया जा रहा है। और अगला रीजन क्या है इसका, फोर्टिफिकेशन। ठीक है, फोर्टिफिकेशन, क्योंकि ये एक हायर एरिया पे पाया जा रहा है, जिसकी वजह से फोर्टिफाइड हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैट्रिमोनियल अलायंसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। वो क्या है कि ये अपनी डॉटर का विवाह ध्रुव भट्ट से कर देते हैं मैत्रिकाज में। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो वल्लभी होती है वो इनडायरेक्टली फॉर्मेट में क्या हो जा रही है, इनकी सबऑर्डिनेट बन जा रही है। ठीक है, अब हम यहाँ एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? थानेश्वर से कहाँ शिफ्ट हुई हम जानते हैं, कन्नौज। ठीक है, आंसर क्या होगा, कन्नौज। ये आपका 1992 में पूछा गया क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? किसने पराजित किया था, पुलकेशिन 1 ने या पुलकेशिन 2 ने? तो आंसर होगा पुलकेशिन 2। पुलकेशिन 2 ने ही इन्हें हराया था जब ये साउथ की तरफ एक्सपैंड कर रहे थे, और इन्हें शकल उत्तर पतनाता यानी कि लॉर्ड ऑफ नॉर्थ की उपाधि दी थी। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन 2003 में पूछा गया आपके आईएएस प्रीलिम्स में। यहाँ पूछा गया है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका किसने? पुलकेशिन 2 ने। सेम क्वेश्चन है, रिपीट किया गया है ये भी। अब हम देखते हैं हर्ष के टाइम पे कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या कंट्रीब्यूशन दिया था इन्होंने। ठीक है, तो देखो सुल्तानगंज बुद्ध जो है क्या है, एक क्या है, स्कल्पचर है। पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ये है आपकी स्कल्पचर। ये किसकी बनी हुई है? लार्जेस्ट कॉपर की स्कल्पचर बनी हुई है, जिसमें एक हाथ उस तरीके से ऊपर है, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड नीचे की साइड है, जिसमें ये कुछ उंगली फोल्ड है और कुछ जो है खुली हुई है इस तरीके से। ठीक है, सुल्तानगंज बुद्ध जो है लार्जेस्ट कॉपर बुद्धा फिगर है उस समय की, और ये प्योर अनरिफाइंड कॉपर से बनी हुई है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक के द्वारा इसको बनाया गया है। राइट हैंड अभय मुद्रा में है, लेफ्ट हैंड डाउनवर्ड है। ठीक है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अलावा और क्या थे, इनके टाइम पे प्रिंटिंग भी कुछ होती थी, कलरिंग, मेटल वर्क्स भी होते थे, आइवरी वर्क्स भी होते थे। अच्छा, इंपॉर्टेंट सेंटर क्या थे हर्ष के टाइम पे आर्ट्स के? तो कन्नौज है, वाराणसी और उज्जैन है, ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स। अब हम यहाँ देखते हैं कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर। लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूशन था? तो सबसे पहले है हर्षवर्धन ने 3 प्लेज के बारे में लिखा है, जिसमें है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंद। ठीक है, ये तीनों के नाम याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो बंचखेड़ा का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है, वहां पर ऐसा बताया जाता है कि हर्ष जो थे वो बहुत ही स्किल्ड कैलीग्राफिस्ट थे, ये भी चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, बाण भट्ट जो थे इनके कवि थे, उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने हर्षचरित लिखी, यानी कि बायोग्राफी ऑफ हर्षा, और कादम्बरी, ये दोनों रचना किसकी है? ये बाण भट्ट की है। ठीक है, जयसेन ने क्या किया था? जयसेन ने योग शास्त्र को लिखा था। उसके बाद है मयूर भट्ट ने सूर्य शतक किसने लिखा है? मयूर भट्ट ने, याद रखा, यानी कि प्रेज ऑफ सन की। ठीक है, सन की, सूर्य की तारीफ लिखी गई है यहाँ पे। अब हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन, देखो बीपीएससी 2005 में पूछा गया है, पूछा हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अभी हमने क्या देखा किसने लिखी है, तो बाण भट्ट ने हर्षचरित, और दूसरी कौन सी पढ़ी थी? कादम्बरी। ठीक है, दोनों याद रखनी है, दोनों ही किसने लिखी है? हर्षचरित और कादम्बरी लिखी है आपकी बाण भट्ट ने। ठीक है, अब हम यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं कि हर्षास के अंदर में पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होता था। देखो फ्यूडल और डिसेंट्रलाइज सिस्टम था, यानी कि राजा मेन कंट्रोल नहीं रख रहा है सबके ऊपर। राजा ने क्या किया, राजा है उसके नीचे कुछ गवर्नर्स हैं, कुछ फ्यूड्स हैं, और ये फ्यूडल्स क्या कर रहे हैं, ये खुद कंट्रोल कर रहे हैं, और ये रिपोर्ट ला के किसको? किंग को दे रहे हैं। तो इस तरीके से डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, फ्यूडल सिस्टम है। कंटिन्यू रखा हर्ष के टाइम पे भी लैंड ग्रांट जो प्रिस्ट को दी जा रही है, लेकिन हर्ष ने एक चीज और ऐड कर दी कि अब ऑफिसर्स को भी सैलरी के रूप में लैंड ग्रांट्स देना स्टार्ट कर दिया है। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में वेनसांग ने ऐसा मेंशन किया है, वो ये बोलते हैं कि कोई भी ज्यादा खास बहुत ही वेल मेंटेन्ड लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, क्योंकि वेनसांग लिखते हैं कि उन्हें जो है क्या कर लिया गया था, उनके कुछ सामान भी चोरी हो गए थे जब वो यहाँ गए थे। एम्पायर का डिवीजन देखें तो एम्पायर किस तरीके से डिवाइड था, तो एम्पायर प्रांत जो था उसको भुक्ति कहा जाता था, डिस्ट्रिक्ट को विषय कहा जाता था, विलेज को ग्राम कहा जाता था। यदि हम यहाँ देखें तो राज्य यानी कि मंडल, उसके बाद है भुक्ति यानी कि प्रांत, विषय यानी कि जिला, और
पाठक यानी कि तहसील, और उसके बाद ग्राम। तो इस तरीके से हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पे ऑफिसर्स कैसे होते थे? ऑफिसर्स सेम थे एज लाइक गुप्तास। यहाँ पे एक चीज और ऐड करेगी, इसमें कर्णिकास को ऐड किया गया। कर्णिका क्या है? इंपॉर्टेंट है, यानी कि केंद्र और प्रांत दोनों लेवल पे क्या किया जा रहा है? कीपर्स ऑफ रिकॉर्ड्स। ये एक रिकॉर्ड को रखते थे अपने पास, ठीक है, सेंटर और प्रांत दोनों के। तो इनको क्या बोल रहे हैं? कर्णिकास, याद रखना है। अब हम यहाँ इकोनॉमी देखते हैं, इकोनॉमी किस तरीके से थी। तो देखो ट्रेड एंड कॉमर्स यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइन यहाँ पे हो रहा है। देखो क्योंकि क्या हो रहा है, जब ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइन हो रहा है तो जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी और एग्रीकल्चर थे उस पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। फार्मर जो थे उन्होंने अब कम प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि डिमांड ही नहीं है ज्यादा चीजों की, ठीक है। मथुरा जो था उस समय यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल के रूप में एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया था। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, ठीक है। टैक्सेस का क्या सिस्टम है? सो टैक्सेस जो होते थे, तीन टैक्स थे, जिसमें है भाग, बलि और हिरण्य। भाग जो होता था टोटल प्रोड्यूस का 1/6 होता था, याद रखना है। अदर टैक्सेस में कुछ फेरी टैक्स और कस्टम टैक्स एक्सेट्रा भी होते थे। ये 1996 में बीबीएससी में क्वेश्चन पूछा है। यहाँ कहा गया है कि वेन-सांग की भारतीय यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। फेमस कौन सा था? अभी हमने क्या देखा? मथुरा, ठीक है। तो ये इसका ध्यान रखना है। हम रिलीजन एंड सोसाइटी देखें कि हर्षास के टाइम पे रिलीजन एंड सोसाइटी किस तरीके से थी। तो 4 फोल्ड डिवीजन जो है वो था, जैसे पहले चल रहा था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण क्या थे? इन्हें ब्रह्मदेव ग्रांट्स मिलता था, यानी कि ब्राह्मणों को ग्रांट्स दिया जाता था। क्षत्रिय रूलिंग क्लास के रूप में थे, वैश्य ट्रेडर्स के रूप में थे, और वेन-सांग ने ऐसा मेंशन किया है कि शूद्रास जो थे वो एग्रीकल्चर करते थे। सब कास्ट थी, तो हाँ बिल्कुल सब कास्ट थी। यहाँ पे वुमेन्स की क्या कंडीशन थी? वुमेन्स की कोई खास कंडीशन इस समय दिखाई नहीं देती है। यहाँ पे री मैरिज जो है वो अलाउ नहीं थी, हायर वर्ण में तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं थी। डॉरी जो थी यानी कि दहेज प्रथा यहाँ पे थी। सती प्रैक्टिस होती थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो यानी कि वुमेन्स की कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा वेल मेंटेन्ड नहीं थी। अब हम यहाँ पे रिलीजियस पॉलिसी देखें तो रिलीजियस पॉलिसी किस तरीके से थी? रिलीजियस पॉलिसी हर्षास की टॉलरेंट पॉलिसी थी, यानी कि सबको अपना जो है अपना धर्म फॉलो करने की इजाजत थी। हर्ष जो था वो स्वयं पहले शैव था, ठीक है, लेकिन बाद में हेनसांग के कांटेक्ट में आता है और बाद में वो बुद्धिज्म को फॉलो करने लग जाता है। इंपॉर्टेंट रिलीजियस असेंबलीज होती थी, 2 धार्मिक परिषद किया करते थे। कौन कौन सी होती थी? पहली हुई थी कन्नौज में और दूसरी प्रयाग में हुई थी। इन्हें क्या बोलते थे? ये हर 5 वर्ष पे होती थी। इन्हें महामोक्ष परिषद कहा जाता था, ठीक है। वेन-सांग ने कौन सी वाली अटेंड करी? तो वेन-सांग जो 6th काउंसिल हुई थी उस समय वेन-सांग ने यहाँ पे आके अटेंड किया था। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखो। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजित किया था। कहाँ किया था? कन्नौज और प्रयाग में। 2001 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां पे हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो क्या है इसका आंसर? प्रयाग। ये आपका 2004 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? 1990 में पूछा गया है, 2012 में पूछा गया है। तो वेन-सांग किसके टाइम पे आया था? हर्ष के टाइम पे आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो आंसर क्या होगा? वेन-सांग। 2015 बीपीएससी में पूछा गया है। आगे है, सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? आंसर क्या होगा? वेन-सांग। 2016 में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। सो इस तरीके से हमने जो है क्या किया, हमने इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें थी उनको कंप्लीट किया। अब एक बार हम हाईलाइट करके देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। राजश्री का विवाह कहाँ हो रहा है? ग्रहवर्मन के साथ हो रहा है, मौखरीज में, ठीक है। कैपिटल क्या है इनकी? थानेश्वर। दूसरी कैपिटल क्या है? कन्नौज है, ठीक है। पुष्यभूति वंश है। हर्षवर्धन को क्या बोला जा रहा है? हर्षवर्धन को ग्रेट रूलर कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद शकल उत्तर पतनाथा कहा जा रहा है। ये कैपिटल शिफ्ट करते हैं कन्नौज, और क्या कर रहे हैं? पुलकेशिन II क्या करता है? इन्हें हरा देता है, डिफीटेड बाय पुलकेशिन II, ठीक है। उसके बाद वेन-सांग इनके टाइम पीरियड में आते हैं। ये मैत्रिकास के साथ, ध्रुव भट्ट के साथ अपनी डॉटर की क्या कर देते हैं? विवाह कर देते हैं, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर सुल्तानगंज बुद्ध, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन लिटरेचर में प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंदा। उसके बाद बाण भट्ट की कौन सी? हर्षचरित और कादम्बरी, ठीक है। उसके बाद ठीक है, इन्हें भी याद रखना, जो इंपॉर्टेंट है हम उसे हाईलाइट कर रहे हैं। फ्यूडल और डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, लैंड ग्रांट्स दी जा रही हैं, ऑफिसर्स को भी लैंड ग्रांट्स दी जा रही हैं। लॉ और ऑर्डर नॉट वेल मेंटेन्ड, ठीक है। एम्पायर हम देख चुके हैं, भुक्ति, विषय और ग्राम,
ठीक है। उसके बाद है कर्णिकाज, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इकोनॉमी में ट्रेड और कॉमर्स जो है क्या है, काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हो रहा है। टैक्सेस 3 टाइप के हैं, भाग, बलि और हिरण्य, ठीक है। और मथुरा जो है क्या है इंपॉर्टेंट, कॉटन टेक्सटाइल सेंटर है। वुमेन्स में रीमैरिज नहीं है, डॉरी नहीं है, सती प्रथा प्रैक्टिस करी जा रही है, यानी कि कुल मिला के वुमेन्स की जो कंडीशन है वो काफ़ी बैड कंडीशन है, ठीक है। टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी है, ये खुद पहले शैव थे, बाद में ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते हैं। 2 रिलीजियस असेंबली होती हैं, पहली कन्नौज में, दूसरी कहाँ, प्रयाग में, जिसे क्या बोल रहे हैं, महामोक्ष परिषद बोल रहे हैं। वेनसांग 6th काउंसिल को अटेंड करते हैं। तो इस तरीके से हमने ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है, हर्षा एंड इट्स टाइम। और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट PYQs पूछे गए थे लास्ट ईयर्स में, उनको यही मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन में हम जो पेनिसुलर इंडिया है वहाँ के जो इंपॉर्टेंट उस समय किंगडम थे उनको पढ़ेंगे। और मेरे ख्याल से शायद लास्ट चैप्टर ये इस सीरीज़ का होगा। इसके बाद हम एक फुल मैराथन क्लास लेंगे फुल चैप्टर की, यानी कि पूरी एंशिएंट हिस्ट्री की एक कंबाइंड क्लास लेंगे, और उसके बाद हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।